अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और कल बड़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम्स से हासिल हुई कि जब पाकिस्तान की जानिब से जूडो के इवेंट में शाह हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और साथ साथ वेट लिफ्टिंग में जिस तरह से नू दस्तगीर भट्ट ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया, उसके लिए यकीनन ये दोनों पाकिस्तान के एथलीट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी शाहीनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगे उठाना शुरू कर दिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने तारीख रकम करते हुए मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया, जबकि शाह हुसैन ने जूडो के मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल कर लिया। अपने वालिद के नाम करता हूँ। मेरे वालिद ही मेरे मेंटोर हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर। मेरी नजर पेरिस ओलंपिक्स पर है। ये जो मेडल है मैं डेडिकेट करता हूँ अपने वालिद साहब को। ये उन्हीं की मेहनत है, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से आज ये मेडल आया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने स्कॉटलैंड के 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ठन गई। पीएसबी ने पीएचएफ इलेक्शन के लिए कायम फेडरेशन के 4 रुकनी कमेटी का इजलास कल बुला लिया। हुकूमत और फेडरेशन टेनिस को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलें। एहसामुल हक। नेदरलैंड्स रवानगी से कबल कौमी स्क्वाड पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा। पाकिस्तानी टीम को शोएब मलिक का मुतबादिल नहीं मिला है। उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप करना हैरान कुन है। आकिब जावेद। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने देखा कि किस तरह से वेट लिफ्टिंग में नू दस्तगीर भट्ट ने कामयाबी हासिल की और 432 केजी का उन्होंने वेट उठाया। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, यकीनी तौर पे नू दस्तगीर भट्ट जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले सन 2006 में शुजाउद्दीन मलिक ने वेट लिफ्टिंग के ही मुकाबलों में गोल्ड मेडल पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम में जितवाया था और उसके बाद अब ये नू दस्तगीर भट्ट दूसरे ऐसे पाकिस्तान के वेट लिफ्टर बन गए। इसके साथ साथ शाह हुसैन शाह ने जूडो की कैटेगरी में पाकिस्तान को कांसी का तमगा यानी ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। और इस वक्त मेरे साथ एक और पाकिस्तान के जबरदस्त एथलीट, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसमें पाकिस्तान को हमेशा फख्र रहेगा। सियोल ओलंपिक में 1988 में जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के शायकीन मुद्दतों याद रखेंगे क्योंकि इनके साहबजादे ने कॉमनवेल्थ गेम में जूडो की कैटेगरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस वक्त मेरे साथ जापान से बराह रास्त मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त एथलीट, पाकिस्तान की प्राइड, पाकिस्तान की शान, शाह हुसैन शाह के वालिद बॉक्सर हुसैन शाह साहब शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन शाह साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके साहबजादे ने जो कामयाबी हासिल की है उसने तमाम पाकिस्तानियों को सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपने भी 88 में सियोल ओलंपिक में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अब आपके साहबजादे ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बतौर फादर क्या फीलिंग्स है आपकी? बस ये पाकिस्तानी भाइयों की दुआ थी। मेरे बेटे को कामयाबी हुई, मेडल दिया उसने। मेरे बेटे का मकसद ब्रॉन्ज जीता, मेरे बेटे का मकसद शाह हुसैन शाह था गोल्ड था। उसका मकसद गोल्ड था। तो बाद में आगे मेडल तो ले लिया ब्रॉन्ज। बाद में उसे मुझे वीडियो डाल दिया और कितना रोया है। बाबा मेरा पूरा टारगेट था और मैं ले सकता था गोल्ड, लेकिन कोई बात नहीं, चले नेक्स्ट ट्राई करना। ठीक है, कोई बात नहीं, चले उन्होंने ब्रॉन्ज ही हासिल किया लेकिन पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे तो कम से कम आया उनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत। ये बताइए कितनी तैयारी की थी शाह हुसैन शाह ने इस इवेंट के लिए? तैयारी तो बहुत तैयारी की थी, मगर सबसे ज्यादा उसने फोकस अपने वेट पे किया होता, वेट उतारने पे ना। इसलिए उसका जो पहले वो 100 में खेल रहा था, -100 में खेल रहा था, उसका वेट हो गया था 122 हो गया था। इसका जो दोस्त है जो खेलता है, जूडो खेलता है, वो ओलंपिक लास्ट टाइम ओलंपिक में गोल्ड हो गया था।
तो वो 81 में गोल्ड हो गया था ओलंपिक गेम में ना, ये भी जो टोक्यो ओलंपिक हो गए, उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसने इसको एडवाइस दिया तो ऐसा कर, वेट कम कर, 90 किलो कर, ताकि तुम्हारे मैं स्पारिंग कर सकूँ, खेल सकूँ, लड़ सकूँ और किस तरह आगे निकल सकता हो। अच्छा, तो फिर इसने वेट कम किया, ज्यादा वेट कम किया, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी इसने की, वो जो वेट कम, वेट बहुत जो लगाया उसने वेट उतारने में। अब अगली क्या तैयारियां शाह हुसैन शाह की, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत इनसे बढ़ गई हैं? अभी तो फिलहाल तो ये है कि अभी जा रहा है वर्ल्ड इस्लामिक गेम हो रहे हैं तुर्की में हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि उसमें क्या होता है। अल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो मच हुसैन शाह साहब, आपने वक्त निकाला, जापान से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे बजरिए टेलीफोन कॉल। और जिस तरह हम सब पाकिस्तानियों के सर जो फ़ख्र से बुलंद हैं, दिल खुशी से सरशार हैं, नू दस्तगीर भट्ट की कारकर्दगी से, शाह हुसैन शाह की कारकर्दगी से यकीनी तौर पे ख़ुद भी एथलीट है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा परचम इनकी वजह से बुलंद हुआ, पाकिस्तान का कौमी तराना सियोल ओलंपिक्स में इनकी वजह से प्ले किया गया। तो यकीनी तौर पर जो इनकी फीलिंग्स हैं वो सबसे ही अलग होंगी। आज इसीलिए जी स्पोर्ट्स में हमने इनको शामिल भी किया। लेकिन जनाब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं नू दस्तगीर भट्ट, उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बाद क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नू दस्तगीर भट्ट और मैं एक इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हूँ। मैंने कल यूके में होने वाली बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हासिल किया और मैंने इसके साथ साथ मैंने 3 जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड भी किए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है। और इंशाल्लाह ये जो मेडल है मैं डेडिकेट करता हूँ अपने वालिद साहब को। ये उन्हीं की मेहनत है, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से आज ये मेडल आया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अगर मैं मेहनत करता रहा तो इंशाल्लाह ताला पेरिस जो ओलंपिक्स है वहाँ भी मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप सब भाइयों की, पाकिस्तान कौम की अगर इसी तरह दुआएं मेरे साथ रहीं तो इंशाल्लाह ताला वो टाइम भी दूर नहीं इंशाल्लाह जब मैं पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल लूँगा। जी नाज़रीन, आपने नू दस्तगीर भट्ट को सुना, उन्होंने इस मेडल को अपने फादर के नाम किया क्योंकि इससे पहले इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी कॉमनवेल्थ गेम में, तो इनके फादर ने कुछ अरसे तक इनसे बातचीत भी करना तर्क कर दी थी। और साथ साथ इत्तलात ये भी हैं कि इस मरतबा ये कंडीशन लगा दी गई थी कि भाई गोल्ड मेडल लेकर आओगे जब भी तुम्हारे सर पर सहरा सजेगा, गले में सोने का मेडल होगा तो फिर सर पर जो है वो फूलों का जो है वो सहरा सजेगा। और अब जो है अपना काम कर दिखा दिया नू दस्तगीर भट्ट ने, और इनकी इस कारकर्दगी को हर पाकिस्तानी ने सराहा है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने इस हवाले से सोशल मीडिया पे क्या पैगाम दिए ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। फवाद आलम कहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस नू भट्ट एंड शाह हुसैन शाह, द मोमेंट यू रिसीव्ड द मेडल विद पाक सरजमीन शादबाद। और उसके बाद फिर मोहम्मद हफीज ने कहा, कांग्रेचुलेशन नू दस्तगीर भट्ट एंड पाकिस्तान टू विन फर्स्ट गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम 2022, प्राउड ऑफ यू। ये कहना था हफीज का। इमाम उल हक कहते हैं जी, ह्यूज अपलॉज फॉर बोथ आवर हीरोज नू दस्तगीर भट्ट एंड शाह हुसैन शाह हु मेड पाकिस्तान प्राउड। डेफिनेटली इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो फ़ख्र का सामान पैदा कर दिया। रोर पाकिस्तान ये कहते हैं, बाबर आजम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दीज सुपरस्टार्स, ऑल ऑफ आवर एथलीट्स डिजर्व प्रॉपर स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। वहाब रियाज कहते हैं, नू बट प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही विल रिटर्न विद द गोल्ड मेडल एंड शाह हुसैन शाह मेड हिज फादर शाह हुसैन शाह साहब प्राउड विद द ब्रॉन्ज इन जूडो। दिस इज सुपर अमेजिंग। ये ट्वीट था जनाब वहाब रियाज का। और जिस तरह हम सब पाकिस्तानी के दिल खुशी से सरशार हैं, इसी तरह अब हर उस पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान का नाम अपनी उम्दा कारकर्दगी से दुनिया भर के मैदानों में बुलंद करता है, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करता है, यकीनी तौर पे वो सब इस वक्त अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं, मजीद इन खिलाड़ियों को मेहनत की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि इनकी सरपरस्ती करे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनके लिए जो नू दस्तगीर भट्ट हैं वो गोल्ड मेडल जीतने पर 50 लाख रुपये और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शाह हुसैन शाह के लिए 10 लाख रुपये का ऐलान ज़रूर किया है। लेकिन मजीद इनको सराहने की ज़रूरत है ताकि इनकी कारकर्दगी में मजीद निखार हो और ताकि इनको मजीद मोटिवेशन जो है वो हासिल हो सके। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मजीद स्पोर्ट्स के हवाले से। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़बरदस्त कारकर्दगी के हवाले से। और अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने स्टूडियो में ज्वाइन किया कि इनका जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी जानिब बड़ी गहरी निगाह रखा हुआ है। ड्रॉप इन पिचेस का मामला हो, चाहे यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मामला हो, वीमेंस क्रिकेट के मैचेस हों, या जूनियर जो टीमों के मैचेस हैं, वो सब इनके ग्राउंड पर कराने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसी वजह से आज हमने अपने शो में मदऊ किया है प्रेसिडेंट नैन आज़माबाद जिम खाना जनाब मोहम्मद तला साहब को। सर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं।
खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए कि नया नाज़िमाबाद जो है जहाँ पे आपका क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे रमज़ान में भी एक्टिविटीज़ होती हैं और हम देखते हैं वहाँ पे तीरंदाजी के भी जो है वो मुहैया की गई हैं फैसिलिटीज़, साथ साथ पैराग्लाइडिंग की फैसिलिटीज़ भी हैं, फुटबॉल की एक हब बना हुआ है। यह जो कामयाबी हासिल की हमारे वेट लिफ्टर ने और जिस तरह जूडो में कामयाबी हासिल की, बतौर पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं? जी, हम लोग सब माशाल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पर कि ये नू दस्तगीर भट्ट गोल्ड मेडल लेकर आए और शाह हुसैन शाह जिस तरह ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जैसे आपने कहा सितारों से जहां और भी हैं, तो बिल्कुल वही वाली बात मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो आपको पता है कि बहुत ठीक ठाक दुनिया की 5वें नंबर पर पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी आबादी है, 22 करोड़ का मुल्क है, तो उसमें बेपनाह टैलेंट है, बेपनाह लोग हैं, लेकिन उनके पास वो मौके मौजूद नहीं है, वो ग्राउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट जैसे आपने भी जिक्र किया वो सब चीज़ें मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो अभी तक अचीव नहीं हो पा रहा। और जिस तरह से आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब की सरबराही में तला साहब का काम कर रहे हैं और इनका जिस तरह से ग्राउंड को मेंटेन कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने भी ग्राउंड का दौरा किया था और बड़ा उस ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ थी, जो एमिनिटीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा सराहा था। ये जो भी दौरा किया एडिलेड के क्यूरेटर ने, डेविड हॉफमैन ने, क्या उनका राय थी आपके ग्राउंड के हवाले से और साथ साथ जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला है कहाँ तक पहुँचा है? ये बेसिकली रमीज़ राजा साहब पहले तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हमारा बेसिकली मकसद था कि कराची में सिर्फ एक नेशनल स्टेडियम है और कोई ऑल्टरनेटिव कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है अवेलेबल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये बिल्कुल शहर के सेंटर में, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम और टीम का आना जाना ये सब बहुत दुश्वार होता जाता है और कोई दूसरा सब्सिट्यूट नहीं है। लोग आबादी कराची की बहुत बड़ी है, 3 करोड़ की आबादी है, तो उस लिहाज से जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये कि एक ऑल्टरनेट ग्राउंड अवेलेबल हो जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों और वो सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल की हों। डेमियन हॉफ जो आए उन्होंने दौरा किया, उसका बेसिकली मकसद भी था कि यहाँ जैसे आपने बताया ड्रॉप एंड पिच, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सॉइल वो लेकर आएंगे, इम्पोर्ट भी हो गई है मेरे ख्याल से अभी दुबई में और वहाँ से यहाँ आएगी, तो वो पिचेस यहाँ पे बनेगी ताकि जो हमारे पाकिस्तानी यंग लेग्स हैं और ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स भी हैं वो यहाँ आके इसकी तरबियत लें और अच्छी जो है प्रैक्टिस उनकी हो, तो जो बाहर जाएँ तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो नया नाज़िमाबाद बेसिकली कोशिश कर रहा है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड हो और लोग जो हैं यहाँ पर आके मैच को एंजॉय करें और होटल के साथ साथ वो सारी चीज़ें फैसिलिटी एक ही जगह पर एक ही जगह मौजूद हो। ठीक है, एक ही जगह फैसिलिटीज़ मौजूद हो। रमज़ान क्रिकेट में जो इम्पैक्ट कायम किया है नाज़िमाबाद ने वो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट कायम किया है। अब मज़ीद बात करेंगे ज़रा ड्रॉप इन पिचेस के मामले के हवाले से और क्रिकेट बोर्ड जो इस ग्राउंड की तरफ देख रहा है इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तानी सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, एक ऐसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के जो एक आइकॉनिक फिगर हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जिस तरह से उन्होंने अपना मुकाम पैदा किया, इस तरह अपना नाम पैदा किया, यकीनी तौर पे हेड्स ऑफ टू हर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत ही सीनियर, हमारी बहुत ही अपनी और हमेशा जी स्पोर्ट्स के लिए दस्तयाब होती हैं आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अली। थोड़ी सी आवाज़ आपकी ऊंची हो सकती है? आप असल में बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं है ना, इसलिए मैंने आवाज़ को धीमी रखा है। सही किया कवर अच्छा कर लेता हूँ मैं। अच्छा मैम, जानना ही चाहेंगे आपसे कि अभी दो स्क्वाड पाकिस्तान के अनाउंस हुए हैं, किस हद तक आप इन स्क्वाड को बैलेंस समझती हैं? अली देखिए, कोशिश तो जाहिर है सिलेक्टर्स की या बोर्ड की यही होती है कि जो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्हीं को खिलाया जाए। एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हमें नजर आता है क्योंकि हमारे पास अच्छे बैटर्स भी हैं और अच्छे बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी टीम में आ गए, मगर जो बहुत ज्यादा शोर भी उठ रहा है और मैं भी यकीनन उसमें ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। चलिए T20 की तो बात अलग है ना, लेकिन हमने पहले एक तो खेलना भी वनडे क्रिकेट है और वहां पे जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने प्रायोरिटी दी है शान मसूद के ऊपर, वो बहुत अमेजिंग है क्योंकि देखिए शान मुसलसल अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अभी काउंटी में भी उन्होंने 1000 रन बनाए हैं, फर्स्ट क्लास में 502 रन बना चुके हैं और तीसरे टॉप स्कोरर थे वो PSL में भी। ऐसा भी नहीं है कि उनको वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी आती। मतलब मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि अगर फखर जमान जो हैं वो T20 में वन डाउन आ सकते हैं तो फिर वो वनडे क्रिकेट में भी आ सकते हैं। तो इमामुल हक को डिजर्व करते हैं वनडे क्रिकेट में, मगर शान मसूद कैसे नहीं है अली? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज जो मुझे सख्त एतराज इस चीज के ऊपर है कि ठीक है आपने आगा सलमान को जो है वो टेस्ट कैप दी, बिल्कुल ठीक है, आपको उस वक्त जरूरत थी। अगर आप कह रहे थे कि जी वो स्पिनर के तौर पर भी काम आएंगे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन
हक बनता था सऊद शकील का, नंबर 1। नंबर 2, आप लेके जा रहे हैं नेदरलैंड में सलमान आगा को, बेशक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने मेहनत की है और ये भी ठीक है कि क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग उनको यकीनन कोचेस पसंद कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको डाला गया है। मगर मुझे बताएं कि वहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे हैं खेलने, वहाँ पे तो इनका तो डिफेंस ही बहुत वीक है। ये तो बहुत जिसको कहता है चलती फिरती विकेट है। माजरत के साथ आगा को माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको वनडे क्रिकेट में चौथे 5वें नंबर पे स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत है और वो सऊद शकील की शक्ल में आपके पास है। अभी इंजरी के बाद वो वापस भी आए हैं अपने ऑपरेट के बाद, तो ये तो ज्यादती वाली बात है ना। मैं आपको पता है बिल्कुल ना किसी की साइड लेती हूँ ना मुझे किसी के फेवर नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात आपकी गुफ्तगू से जो मुझे फील, जो आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे फील हो रहा है, वो अच्छी चीज ये है कि अब्दुल्ला शफीक हो या आगा सलमान हो, ये दोनों लाहौर कलंदर के लिए खेले और दोनों को जो इंप्रूव करने में लाहौर कलंदर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन उसके बावजूद आप इन दोनों का तस्करा कर रही हैं, तो ये एक आपकी एक जिस तरह से ऑनेस्टी को जाहिर करता है, ट्रांसपेरेंसी को जाहिर करता है कि कितना बोल्ड एंड बुलंद आप तज्जिया करती हैं। नहीं अली, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान की बात होती Exactly. है और हम जब तक इन चीजों से नहीं बाहर निकलेंगे कि वो फलां शहर का है और फलां उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बिल्कुल ज्यादती है। क्रिकेट को हमने बर्बाद नहीं करना। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं हर एक की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि ये जहाँ पे 19-20 का फर्क होता है ना, आपको पता है बहुत सारे प्लेयर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रही हूँ, उसमें और शान मसूद की परफॉर्मेंस में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आप जरूर बिठाएं, अब्दुल्ला को जरूर साथ लेके जाएं, लेकिन शान का हक था और सऊद शकील का भी हक था। तो ये थोड़ी सी जाती है। बहरहाल अब वर्ल्ड कप से पहले चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, आप देख लेंगे इनमें बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो कौन, इसीलिए मेरा ख्याल है शोएब मलिक की भी बहुत बात हो रही थी, मगर गालिबन यही पेश नजर रखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो वहाँ पे शायद उनकी जरूरत ना हो क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स पे थोड़े कदरे वीक हैं। मगर एट द सेम टाइम मुझे तो लगता है कि आसिफ अली और खुर्दिल शाह का भी क्या काम होगा वहाँ पे, मुश्किल होगा उनके लिए भी। बिल्कुल, ये क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो हम सबके अजहान में मौजूद हैं। साथ साथ आप समझते हैं अभी अनफिट हुए हैं श्रीलंका के अंदर शाहिनशाह आफरीदी, उनको नेदरलैंड के टूर पे लेके जाना, जबकि मीर हमजा उनको आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पे उनको रेस्ट दिया जा सकता था। अगर आपने हाँ बिल्कुल दिया जा सकता था, लेकिन हमारे पास नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, हारिस रऊफ हैं, तो प्लेयर्स तो हैं हमारे पास और ये दिया जा सकता था। मगर हमने ये फील किया, खैर लेकिन वो भी टेस्ट क्रिकेट की बात है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा कमी महसूस की क्योंकि नई बॉल का जो बॉलर है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और ये बड़ा सीरियस है कि शाहीन को हम रिप्लेस करते हैं तो साथ ही लगता है बस यतीम हो गई सारी बॉलिंग, खास तौर पर शुरू के ओवर्स में, क्योंकि वो विकेट निकालता है और आपको एक साइकोलॉजिकल जो है इफेक्ट मिलता है। तो यकीनी तौर पे किया जा सकता है। मीर हमजा भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आपने दी बेस्ट को अगर रखना है तो उस हिसाब से इन्होंने रख लिया है और मुझे लगता है कि शाहीन शाह खुद भी खेलना चाहते होंगे या वो अब रिकवर कर गए होंगे और रिदम जो है वो वापस अपना लेना चाहते होंगे, तो बोर्ड ने ये मुनासिब समझा कि उनको ना ड्रॉप किया जाए। आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा जो है वर्कलोड डाल रहे हैं ना सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर भी बल्कि बाबर आजम पे भी, क्योंकि जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो कई लोगों को जो है वो छुपाने का बाइस बन जाती है। रमीज राजा साहब ने खुद भी कहा कि बाबर आजम से आगे कुछ है, ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये एक्स्ट्रा जो बर्डन डल रहा है इस किस्म की गुफ्तगू से बाबर आजम पे, ये कहीं उनकी परफॉर्मेंस को मुतासर ना कर दे। नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम एक तो मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है और दूसरा ये कि कप्तान है, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तीसरा ये कि वो टॉप के प्लेयर हैं आईसीसी रैंकिंग में, तो अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इनका काम क्रिकेट खेलना है ना, जैसे आपका काम शो करना है, तो ये अपने काम से कोई नहीं थकता मां सवाए इसके कि कोई इंजरी हो जाए या कोई बड़ी बात हो जाए। देखिए ये जो रमीज राजा का स्टेटमेंट है ना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके सिस्टम पर है कि अगर एक प्लेयर बाबर आजम निकल आता है, और 100% मैं यहाँ पे दाद दूंगी, बाबर आजम को क्रेडिट दूंगी कि इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस पर उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो सब लोगों के अंदर एक्सेप्शनल नजर आते हैं। लेकिन क्या उसके बाद फिर बाकी क्या हमने हैदर अली का क्या करना है, हमने इफ्तिखार अहमद का क्या करना है, हमने उन पर ट्रस्ट करना है नहीं करना।
हमने बहुत सारे प्लेयर्स है ना, आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है दोनों में। यानी आप T20 में देख लीजिए, आप ओडीआई में, क्योंकि प्लेयर्स वही हैं। एक तो ये समझ नहीं आती कि अगर सरप्लस में आपके पास प्लेयर्स हैं भाई, तो कहाँ किस आसमान से कोई उतरी हुई बात तो नहीं है ना, तो हर एक को लाजमी खिलाना है। आप अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट के लिए रखिए, आप सलमान अगा को टेस्ट खिला रहे हैं उसके लिए रखिए, दूसरे प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं बेंच पे, उनसे ज्यादा बेहतर प्लेयर्स, तो आप उनको चांस देके तमाम लोगों को यूज करें। ये मुझे बिल्कुल बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग है ये चीजें जो हुई हैं। मैं जरा एशिया कप पे भी आपसे बात करता हूँ, तला साहब से पूछूं, तला साहब आप मुतमईन इस स्क्वाड से, जो स्क्वाड अभी अनाउंस हुआ है दोनों, नेदरलैंड के लिए भी और साथ साथ एशिया कप के लिए भी, क्योंकि आपके ग्राउंड पे सारे प्लेयर खेल के गए हैं? जी, ये आलिया रशीद की कमेंट से मैं बड़ा एग्री करूंगा। बहुत डीपली इन्होंने एनालाइज किया चीज़ों को, और इसमें मौके मिलने चाहिए। और स्पेशली जो ये वाली चीज़ है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक प्लेयर पे, और फिर उसके बाद बाकी हम प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तो वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। और स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जाना चाहिए कि अगर एक प्लेयर टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वनडे में उसकी स्पेशलिटी नहीं है या उसकी स्ट्राइक रेट्स नहीं है, तो उसको T20 में अलग प्लेयर्स हों और कुछ प्लेयर्स इसी तरह टेस्ट मैच के लिए हम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लड़कों को मौका मिले और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सलाहियतों को दिखा सकें और एक बेस्ट टीम हम वर्ल्ड कप पे लेकर जाएं। ठीक है, अच्छा ये बताएगा कि अभी आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, आप भी इतने से क्रिकेट कवर कर रही हैं, हमारी इंतहाई सीनियर मोहतरम है, कि शोएब मलिक का मुतबादिल अभी तक हमें नहीं मिल सका, हमने काम नहीं किया, या पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है कि शोएब मलिक का कोई रिप्लेसमेंट हो सके? नहीं, देखिए शोएब मलिक भी, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये फैक्ट है कि शोएब मलिक जो है, खास तौर पर हमें जब हम श्रीलंका में खेल रहे थे और स्पिनर के अगेंस्ट हमें बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि हमने देखा कि इवन रिजवान भी चूंकि नेचुरली वो स्पिनर के आगे अच्छा नहीं खेलते, तो वो भी इसी तरह बड़ी इनिंग्स जो है वो नहीं खेल पाए थे, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल था। मगर एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि आप कॉन्फिडेंस दें, मिसाल के तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छी मिसाल हैदर अली की है। हैदर अली अगर फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, सेंचुरीज भी बना लेते हैं, तो उनको T20 तक क्यों रखा गया है? उनका माइंडसेट ऐसे क्यों चेंज किया गया है कि उनको वनडे क्रिकेट में भी आप 50 ओवर क्रिकेट में भी नहीं डाल रहे, इसलिए कि लंबी क्रिकेट नहीं खेलें, और प्रायोरिटीज जो है वो सब प्लेयर्स उधर चली गई। तो बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा अब जैसे इफ्तिखार अहमद है, उनको आपने खिलाया, ड्रॉप किया, फिर खिलाया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है पीछे। तो प्लेयर्स को जो बनाना है, प्लेयर्स के ऊपर जो काम करना है, वो यकीनी तौर पर इस सिस्टम के ही कोचेस ने करना है। देखिए अब ये जाती होगी, लेकिन फैक्ट है ये कि हमारे जो कोच हैं उनके होते हुए हमारे स्पिनर्स बहुत बुरा परफॉर्म करते रहे, तो ये कौन करेगा? ये सिस्टम ही करेगा, सिस्टम के कोचेस ही करेंगे ना। तो प्लेयर्स को आपने बनाना है, और उनको इशू ये आ रहा है जिसके ऊपर वो फिर कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है कि आपने जो अपना बैटिंग में हम देखते हैं, जब डोमेस्टिक पे देखते हैं तो बहुत प्लेयर्स रन कर देते हैं, जब वो इंटरनेशनल में आते हैं, सलमान आगा की भी मिसाल मैं आपके सामने रखी हूँ और भी प्लेयर्स की मिसालें हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल पे आके पता चलता है कि ओहो अभी तो इनके ऊपर बहुत काम करना था, अभी तो ये कच्चे पक्के से हैं। तो वो कच्चे पक्के और जो उनके छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं उनके ऊपर किसने काम करना है? जाहिर है NCA में जो कोचेस बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, और प्लेयर्स को अपने ऊपर खुद भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको खुद चाहिए कि वो अपनी पॉकेट से अपने लिए बेहतरीन कोचेस को, जैसे आप पढ़ाई में कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, वो खुद अपने ऊपर काम करें, क्योंकि अपने ऊपर बाबर की तरह काम करेंगे तो बाबर आजम तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और जिस तरह हमने देखा भी, शान मसूद है, गैरी क्रिस्टन एकेडमी गए, यूनुस खान से उन्होंने टिप्स ली, तो प्लेयर को खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इंतहाई सीजन और काबिल एहतराम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मशकूर है कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे वजीर तला साहब से, और साथ साथ असगर अजीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे बर्मिंघम से, जहां से जानेंगे उनसे कॉमनवेल्थ गेम के क्या इस वक्त हालात हैं, क्या वहां पे अपडेट हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी, और तला साहब अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, कि जिनसे बात करते हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के हवाले से। तला साहब, अभी जो टीम सेलेक्ट हुई इसमें कई ऐसे प्लेयर हैं जो आपके रमज़ान टूर्नामेंट आपके यहाँ खेल के गए हैं, और किस तरह से आपने पाकिस्तान में यंग टैलेंट को देखा, किस तरह से आपने पोटेंशियल को देखा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी महफूज हाथों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन वो वाली चीज़ है कि कंसिस्टेंसी उनमें नज़र नहीं आ रही होती।
उसमें बाज़ दफ़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उस पर सही काम नहीं होता, उस पर सही कोचिंग नहीं मिल रही होती उनको, और वो उस तरह की आप समझें स्पेशलाइजेशन की तरफ थोड़ी तवज्जो नहीं है। मतलब अगर किसी चीज़ की टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको ला के सही करें और उसकी पीसीबी जिम्मेदारी ले और उनको ट्रेनिंग दे, और लड़के खुद भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, आपने ट्रेनिंग की बात की है तो इस लिहाज से ज़रूर मैं आरिफ हबीब साहब को, समद हबीब साहब को और आपको ज़रूर मैं क्रेडिट दूंगा कि आप मुख्तलिफ खेलों को करते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट को, और क्रिकेट भी अगर करते हैं तो फिर आपकी जो पिच है वो बड़ी ज़बरदस्त, आपके जो है क्यूरेटर है वो बड़ी ज़बरदस्त पिच बनाते हैं। फिर फुटबॉल की अगर आपकी अकेडमी को देखते हैं हम, या अगर हम आपके और चीज़ों को देखते हैं जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं, तीरंदाजी का आपका जो सिस्टम लगा हुआ है, सेटअप लगा है, तो क्या आप कोई और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई सवाल से जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के साथ जा रहे हैं इस तरह कोई सपोर्ट कर रहे हैं? जी, बेसिकली हमारा जो प्लान है अभी फ़िलहाल तो एक क्रिकेट का, जैसे आपने बताया कि पिचेस के हवाले से, उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमारा बनाने का प्लान है। तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करें इंटरनेशनल लेवल का बनाएं और उसमें हर तरह की पिचेस अवेलेबल हों और अच्छे कोचेस लेकर आएँ, उसमें इंटरनेशनल कोचेस को भी बुलाएं और यहाँ बच्चों को ट्रेन करें। और बाकी जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारा भी फोकस है, जैसे आपने कहा कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इसी तरह ओलंपिक के गेम्स होते हैं, तो हमारा बेसिकली जो अपना प्लान है वो ये है कि स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर नया नाज़ाबाद को लेकर चलें और पाकिस्तान में दोबारा से जो ओलंपिक की जो हमारी जो बहुत आप समझ लें जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एक तरीके से, स्पोर्ट्स की तरफ लोगों की मोहब्बत और सारी चीज़ें, उस कल्चर को दोबारा डेवलप करें। और जो बच्चे जो मोबाइल में सिर्फ आप देखते हैं वीडियो गेम्स की तरफ हो गए, तो उस चीज़ को ग्राउंड में लेकर आएँ और सारे गेम्स में इंटरेस्ट पैदा करें। आपको पता है आर्चरी बहुत बड़ा गेम है, दुनिया में बहुत नाम होता है, हॉर्स राइडिंग बहुत बड़ा गेम है, पैराग्लाइडिंग है, इसी तरह और भी फुटबॉल बेताशा बहुत ज़बरदस्त गेम है। और ये जो गेम की आप बात करें, हॉर्स राइडिंग की बात कर रहे हैं या अगर आप आर्चरी की बात कर रहे हैं, ये हमारे इस्लामिक खेल है और आज हमने शायद इनको तर्क कर दिया और दूसरे लोग जो है इसमें मेडल हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा जो है कारनामा होगा आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कारनामा होगा अगर आप इसमें पाकिस्तान को यंग टैलेंट दे सकें। इस वक्त मेरे साथ असगर अजीम साहब मौजूद हैं बर्मिंघम से, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना हम सब यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, तला साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया रशीद मौजूद थी, जापान से हमारे साथ हुसैन शाह साहब मौजूद थे, हम सब इस वक्त बड़ा अपने आप को जो है अबव द स्काई फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ पाकिस्तानी एथलीट्स। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या आपके वहाँ पे जो ख्यालात हैं, क्या एहसासात हैं? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में, जहां उनकी जानिब से तमाम एथलीट्स को, ऑफिशियल को इनवाइट किया गया है और यहाँ पर नू दस्तगीर और हुसैन शाह समेत तमाम एथलीट हैं और इन सब से एक गैदरिंग रखी गई है जो कि यहाँ अपने अपने जो आम महफिलों में जो बात ख्यालात का इज़हार नहीं होता वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत अच्छे, और नू दस्तगीर के गोल्ड मेडल के बाद और शाह हुसैन के ब्रॉन्ज मेडल के बाद हमारे जो दस्ता है उसमें एक नई एनर्जी नजर आ रही है। और आपने देखा कि आज जो है वो शुजा अब्बास ने जो है 30 साल के बाद 200 मीटर जो है वो क्रॉस करके जो है वो सेमीफाइनल में आए हैं जीतने के बाद। तो ये एक बूस्टअप है उस मेडल का जो हमारे नू दस्तगीर और हुसैन शाह ने हासिल किया कि दीगर एथलीट को भी अब हौसला मिल रहा है कि हम जीत सकते हैं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और खासकर ये बात कही जाती है कि मैरिड और अनमैरिड पे। तो शुजा ने आज जो है एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया। अच्छा, असगर ये बताइएगा कि अभी एक खबरें, कुछ जहां अच्छी खबरें आ रही हैं, एक बुरी खबर भी आई है, वो ये आई है कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, जो आलमी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, उसके ईमा पर, उसके दबाव पर पाबंदी लगा दी। ये खबरें आप तक पहुंचती हैं और जब ये खबर नू दस्तगीर भट्ट तक पहुंची तो उनकी क्या फीलिंग थी? देखिए, नू दस्तगीर को तो इस खबर के बारे में अभी बताया नहीं गया, क्योंकि जाहिर है एक शख्स जो कि पूरी जान लगाकर अपने वालिदैन के टारगेट को अचीव करता है, उसके वालिद ने उसको टारगेट दिया था कि उसने गोल्ड मेडल हासिल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था तो वालिद साहब नाराज हो गए थे। तो अब उसने जब इतना बड़ा एजाज हासिल किया है तो उसको तो इससे उसका नहीं इल्म। लेकिन मैंने जो है डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर आसिफ जमान से भी बात की, मैंने जो है सेक्रेटरी जो है वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की नाजिया जहां ऐसे उनका कोई नाम है, तो उनसे भी मैंने बात की। तो उन दोनों के मौक़िफ़ मेरे सामने ये आया कि एक दबाव है, उस दबाव के तहत ममनू अभियात जिनको इस्तेमाल किया है। इसलिए जब कोई रिजल्ट आया नहीं डोपिंग का, असगर क्विकली मैं पूछूंगा, जब रिजल्ट आया नहीं तो पहले से कैसे पाबंदी लगा दी?
मैं वही करने जा रहा हूँ बात आपसे कि वो एक आर्जी पाबंदी लगाई गई है जो कि सरासर गलत है। ठीक है। फेडरेशन का मौकफ है कि हमारा केस खराब हो जाएगा। दूसरी जानिब जो जराए बताते हैं कि तलहा तालिब की जो रिपोर्ट थी डोपिंग की वो सामने आई है जो बहुत माइनर है और उसमें उनको अपील का अच्छा हक असगर, है। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, मुझे 10 सेकंड है। एक अली ये सुन ले कि वाडा ने अभी फाइनली फैसला नहीं किया। ठीक है। 2 से 3 हफ्ते मजीद दरकार है वाडा को फैसला करने के लिए। ऐसे में हम खुद अपने ही जगहसाई का समा खुद पैदा कर ठीक रहे है, हैं। आखिरी सवाल है, ये बताएं कि एथलीट भी वहां पे गायब हो रहे हैं, दस्तों के एथलीट भी जो एजाइलम ले रहे हैं, और सुना है मैंने हसीना भी खो गई। हाँ जी, हाँ, एक हसीना भी जो है इस बर्मिंघम के बाजार में खो गई है और इसके साथ साथ श्रीलंकन भी हैं 3 और दीगर हैं। बारबाडोस के भी एक एथलीट हैं, ऑफिशियल्स हैं जो कि यहाँ स्लिप हो गए, गायब हो गए, जिसे कहते हैं आप, जो कि सही गलत अमल है। इसको इंतजामिया तलाश कर रही है। असल में ये जो चीफ दी मिशन और जो इंतजामिया साथ आती है, तो शेफ दी मिशन का ये काम होता है कि वो इनको संभाल के रखे, इनको असगर अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हसीना खो गई है तो हमारा जीटीवी का राजा भी वहां है, मैं आपको लेने खुद एयरपोर्ट आऊंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट, असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे। ये होते सरकार जो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनके लिए इनामात का ऐलान किया, 50 लाख रुपए नू दस्तगीर भट्ट को दे रहे हैं, 10 रुपए शाह हुसैन शाह को दे रहे हैं। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बड़ी सरपरस्ती करती है, आप लोगों ने इस हवाले से कुछ सोचा? जी इंशाल्लाह हम लोग भी ये आएंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो वी होप के। और इसके अलावा जाते आते कोई और फीचर क्या प्लान है आपका? जी बेसिकली आप ये समझे जो हम नया नाज़िमाबाद को एज ए स्पोर्ट्स सिटी देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सही मानों में खिदमत है स्पोर्ट्स की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें इंटरनेशनल लेवल की। ना सिर्फ ये सारी चीज़ें बल्कि स्क्वाश भी लेकर आ रहे हैं, टेनिस के हम 3 कोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, इसी तरह बैडमिंटन कोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। मेंबरशिप कब खोल रहे हैं आप लोग? इसकी मेंबरशिप हम लोग इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं अगले 3 महीने बाद इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करें और इसमें पूरे कराची के लोग और पूरे पाकिस्तान से लोग आएँ और इसमें मेंबरशिप लें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच तलहा साहब। और आज इनको बुलाने का मकसद यही था कि जब जब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बात होती है तो फैसिलिटीज़ की कमियाबी की बात होती है, लेकिन अभी ऐसे लोग हैं आरिफ हबीब साहब जैसे, समद हबीब साहब जैसे और तलहा साहब जैसे कि जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और इसके अलावा आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत सारे खेल हैं, स्क्वाश कोर्ट का इन्होंने बताया। इसके साथ साथ शायद गोल्फ की तरफ भी ये लोग जा रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और उम्मीद है कि इन जैसे लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी दोनों फ्लरिश करते नजर आएंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।